मनमोहन जी शुरू कर दीजिए। हाँ, ओके। आज हमारी IIA की ये वेबिनार हमारे 3 मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ में है। एक हमारे प्रोफेसर डॉक्टर पूनम देवदत्त, शी इज डायरेक्टर सेंटर फॉर साइकोलॉजी एंड ह्यूमन बिहेवियर, शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। And next expert is Dr. Manali Agarwal. She is MBBS MD microbiology and currently pursuing super specialization in infectious disease at KGMU Lucknow. Hello everyone. And the third one is Ashi, and she is armed with a master in public health and nutrition and a certification in child care nutrition and over 13 years of work experience. So these 3 are our medical experts, and our IIA members are joined in this webinar. And before proceeding further, I will request our president, Shri Pankaj ji, to please address. Pankaj ji. Thank you, Manmohan ji. Good afternoon to all of you. Dr. Poonam Devdutt, हमारा जाना माना नाम है। आई वेलकम डॉक्टर पूनम देवदत्त। मेरठ में बहुत सारे इनके अचीवमेंट्स हैं, तो मेरे ख्याल वो चीज हम बाद में बताएंगे। बट आई नो कि जिस टॉपिक को आज वो ले रही हैं, वो आज हमारे कोविड-19 की वजह से जो इफेक्टेड लोग हैं, वी ऑल पीपल व्हेन ऑल एंटरप्रेन्योर्स आर अफेक्टेड बाय दिस, मेंटली वी नीड योर असिस्टेंस एंड सपोर्ट। उस टॉपिक पे आप, क्योंकि मेंटल वेलनेस ड्यूरिंग लॉकडाउन आपका टॉपिक है, तो डॉक्टर पूनम देवदत्त जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। Thank you. उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जितनी भी मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज हैं, आप बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को बताती रहती हैं समय समय पर, और उसकी वजह से उनके मोटिवेशन से हम लोग बहुत सीखते हैं। और ये अवेयरनेस प्रोग्राम समय समय पर हम लोग जो करते हैं, उससे हम बहुत मोटिवेटेड भी रहते हैं और हम लोगों को बहुत आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलती है। दूसरी हमारी डॉक्टर मनाली अग्रवाल, शी इज द यंगेस्ट अमंग आई थिंक दिस पैनल, और यूथ को हम लोग प्रमोट करते हैं IIA एज अ होल, तो शी इज द यंगेस्ट वन। और डॉक्टर मनाली का अपना एक्सपर्टाइज ऑफ कोर्स माइक्रोबायोलॉजी में है, तो माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित भी कुछ बात बताएंगी। लेकिन कोविड में बहुत सारी भ्रांतियां आजकल, जैसे सब लोग जानते हैं, उसके विषय में आई थिंक शी इज गोइंग टू टच ऑल दिस टॉपिक ऑल्सो। तो आई वेलकम मनाली इन दिस सेशन। और राशि जी हमारे लिए एक बिल्कुल बहुत जरूरी चीजें लेके आएंगी, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में हमारे मूवमेंट्स बहुत कम हो गए। सो वी आर कन्फाइंड टू आवर हाउसेस, और जो एक्टिविटीज हम लोग करते थे उससे हमारी सेहत थोड़ा ठीक रहती थी। अब नाउअडेज वी आर पुटिंग अप द वेट। उसके लिए देखिए, किसी भी स्वस्थ आदमी के लिए 2 चीज बहुत आवश्यक होती है। उसमें एक चीज ये होती है कि मानसिक संतुलन, जो डॉक्टर पूनम देवदत्त जरूर उसको टच करेंगी, साइकोलॉजिस्ट है, एंड एवरीबॉडी नोज अबाउट हर टॉपिक्स एंड मोटिवेशनल प्रोग्राम्स। और राशि जी डेफिनेटली खाने पीने की चीज को हम कैसे अपने जीवन में उतारेंगे, उसके बारे में डेफिनेटली हम लोगों को बताएंगी। और वो बहुत आवश्यक हो गया, क्योंकि एक्सरसाइज हम घर में रह के करते हैं नो डाउट, लेकिन जो मूवमेंट बाहर हम लोग करते थे उससे एकदम बदल गया है हमारा दिनचर्या। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऐसी चीज जरूर बताए जो हम लोग को की जीवन में जो हम चेंजेस आए हैं, उससे कैसे हम अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मैं जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू, एंड दिस सेशन विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल इन दिस रिगार्ड कि जो कोविड-19 के इफेक्ट की वजह से लगातार समय जो लॉकडाउन पीरियड बढ़ता जा रहा है, उससे इफेक्टेड सारी चीजों को आज हम कवर करेंगे।
और जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए मनाली आप जरूर कोई संदेश देना, बिकॉज यू नो एंड दिस इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ यूथ एंड द एक्सपीरियंस पर्सन। तो डॉक्टर पूनम देवदत्त जी आज के इस सेशन को जैसे भी अभी मनमोहन जी संचालन करेंगे, उसमें अदर देन दोज थिंग्स जो साइकोलॉजी हम लोगों की बन गई है, उसके अलावा भी अगर जो कुछ हम लोगों को टिप्स देंगी एट दिस मोमेंट, सो आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। इन शब्दों के साथ मेरे सभी साथी आज इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आज के इस सिनेरियो में जहां हम लोग अपनी आर्थिक व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं और एवरी डे वी आर डिस्कसिंग ऑन वेबिनार और टेलीफोन्स कि कल क्या होने वाला है, इस चीज को लेके हम आपस में चर्चा करते रहते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी रेलिवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का अभिनंदन अभिवादन करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ हैं और आज के इस वेबिनार के बाद आज हम और लोग अब और चीजें भी हम इसको अपनाएंगे और हम अपने स्वास्थ्य की ज्यादा चिंता करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मनमोहन जी, मनमोहन जी। पूनम जी, डॉक्टर पूनम, मैं आपको बताऊं कि हमारा वैसे तो आप जानती हैं एमएमए और आईआईए का जुड़ाव बहुत समय से है जी। और मुझे भी करीब 18 साल हो गए एमएमए से जुड़े हुए और आपके सारे प्रोग्राम, काफी प्रोग्राम तो मैं अटेंड करता ही हूँ, लेकिन उन चीजों से हम अपने आईआईए के सदस्यों को लाभान्वित करते रहते हैं। तो कुछ समय, आज तो खैर समय दूसरा है, नाउ दिस इज द चैलेंज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, लेकिन उसके अलावा भी हम ये चाहेंगे कि आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोगों को आईआईए को क्या और बता सकते हैं, उसके बारे में जरूर। Inviting me here today and giving me this opportunity of interacting with all the esteemed members of the IIA all over the country. तो आज जो आपने टॉपिक रखा है निस्संदेह बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सभी एक बहुत ही अजीबोगरीब फेज से गुजर रहे हैं। I can say that this situation of lockdown that we are going through is unprecedented in the history of the world. तो जाहिर बात है जब कोई नई इस तरह की चीज होती है तो हमारे पास कोई रेडीमेड तरीका नहीं होता उससे डील करने का। So each one of us has to devise their own mechanism for coping with this kind of a situation. तो बहुत से लोग बहुत अच्छे तरह से इससे डील कर रहे हैं, लेकिन जैसा एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मेरे नॉलेज में आता रहता है कि ये जो सिचुएशन है इसमें कुछ लोग तो बहुत कंफर्टेबल हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। Some people may start getting bored, restless, frustrated and anxious. तो मेरा फोकस प्राइमरीली अभी इस चीज पर रहेगा कि हम अपनी मानसिक संतुलन और मानसिक वेलबीइंग कैसे बनाए रखें इस बहुत ही अजीब जो सिचुएशन है। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल फैक्ट मैं शेयर करना चाहूंगी आप लोगों से। हमारी जो भी इमोशनल स्टेट होती है, whatever we feel, our feelings are very greatly influenced by our thoughts. जो हम सोचते हैं उसी प्रकार से हमारी फीलिंग्स भी बन जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी फीलिंग्स पॉजिटिव रहे, कि हमारा जो इमोशनल स्टेट है वो पॉजिटिव रहे, तो हमको अपनी सबसे पहले अपनी थॉट्स को पॉजिटिव करना होगा। तो ये जो सिचुएशन है, इफ वी लुक अपॉन दिस सिचुएशन एज अ पनिशमेंट, एज समथिंग विच इज बीइंग फोर्स्ड अपॉन अस, कि ये सरकार ने हमारे ऊपर एक इम्पोज कर दिया, तो जाहिर बात है वी विल रिएक्ट नेगेटिवली। अगर हमें लगेगा कि एक पनिशमेंट है तो हमारा इमोशनल रिएक्शन भी एक फ्रस्ट्रेशन का, एंजाइटी का, इवन एंगर विल बी क्रिएटेड। बट इफ वी लुक अपॉन दिस सिचुएशन, if we realize it's a very, very unusual situation, and if we realize that this period of lockdown is not a punishment, it is something which we are going to do voluntarily as a responsible citizen, कि हम एक अच्छे नागरिक हैं
इसलिए ये जो हमें घर में रहने को कहा गया, ये हमारी एक एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द वेलबींग ऑफ द कंट्री। तो ये हम एक कंट्रीब्यूशन की तरह से कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी समझ के अपनी खुशी से कर रहे हैं। अगर ये हमारा एटीट्यूड होगा तो हमारा जो हेल्पलेसनेस का एटीट्यूड है वो बदल जाएगा, जो इरिटेशन या एंगर का है दैट विल टर्न इनटू पॉजिटिव एनर्जी। तो सबसे पहले तो एक ये हमें पॉइंट अपना देखना है कि हमारी थॉट्स क्या हैं। दूसरा, जैसे आप सभी देख रहे हैं कि वी आर ऑल कीन टू नो व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम डे टू डे, और बीइंग इन द हाउस one constant pastime that we have is to be to see the news on TV or to keep watching the content even on our mobile phones, क्या चल रहा है दुनिया भर में, क्या चल रहा है। आप देखेंगे अगर आप टीवी खोल के बैठेंगे कुछ देर तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा नेगेटिव कंटेंट भी आ रहा है। नेगेटिव इन द सेंस, ठीक है वो खबरें ठीक है, खबरें आ रही हैं, लेकिन अगर हम सारा दिन वही सब देखेंगे, यहाँ इतने मिल गए, यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ इतने मर गए, इस जब हम इफ वी आर सीइंग दिस ऑल डे तो जाहिर बात है जो इनपुट हमारे माइंड में जाएगा उसी से हमारा मेंटल स्टेट भी गवर्न होगा। So if you are feeling frustrated, if you are feeling anxious, then I suggest do not watch too much of negative content on the media. I understand that all of us have to keep ourselves updated. We should know what is happening. तो नॉलेज के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए आप अगर दिन में 2 बार भी टीवी खोलेंगे तो आपको दिन भर की सारी न्यूज सुबह शाम मिल जाएगी। बट उसके अलावा do not allow yourself to be overwhelmed by too much negative content either on TV or WhatsApp. WhatsApp पे बहुत ज्यादा negative content आप forward मत कीजिए। Do not surround yourself by negativity. इसके अलावा ये जाहिर बात है कि अब अगर हमारा बिजनेस है, किसी का जॉब है, किसी स्टूडेंट का करियर है, तो ये क्योंकि अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है तो हमें आगे की चिंता भी होती है। स्टूडेंट्स आर वरीड अबाउट एग्जाम्स, अबाउट फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट, कोई कह रहा है जॉब चले जाएंगे, कोई कह रहा है रिसेशन है। ये सारी चीजें अपनी जगह पर ठीक है। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, जिनके भी कंसर्न्स वैलिड हैं, they are worried about what's going to be the future of the economy of the country, economy of the world, what is going to be the state of taxation. So many questions and problems keep cropping up in their mind. तो ये चीजें अपनी जगह पर वैलिड हैं, लेकिन अब इसमें एक फर्क है कि हम अगर सारा टाइम आगे का ही सोचते रहे या पीछे का सोचते रहे, उसी से टेंशन क्रिएट होता है। तो अगर आपको टेंशन महसूस हो रहा है फॉर वट एवर रीजन, इफ यू आर फीलिंग एंशियस, इफ यू आर फीलिंग नेगेटिव अबाउट द पास्ट और द फ्यूचर, वन वेरी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन इज टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट, लेट मी एक्सप्लेन। ज्यादातर आप देखेंगे अपनी थॉट्स को एनालाइज करेंगे तो आप या तो पास्ट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में। और पास्ट के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे 2 किस्म के रिएक्शंस होते हैं। आइदर वी ग्लोरीफाई द पास्ट और वी फील गिल्टी अबाउट द पास्ट। फॉर इंस्टेंस, लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हम सोचते अरे हमारे स्टूडेंट डेज कितने अच्छे थे, कितनी मौज मस्ती करते थे, कितना अच्छा लगता था। कहीं छुट्टी पे गए थे तो वो हम याद करते हैं, अरे बहुत अच्छे दिन थे, बचपन के दिन बहुत अच्छे थे। बहुत सारी इस तरह की चीजें हम करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वी ग्लोरीफाई द पास्ट। और देन वी फील गिल्टी अबाउट द पास्ट। अरे थोड़ा पढ़ाई ज्यादा कर ली होती तो अच्छा होता, थोड़ा अपने टाइम को बेटर यूटिलाइज कर लिया होता तो अच्छा होता। आई विश आई हैड नॉट फॉट विथ माय फ्रेंड। तो जो भी पास्ट इंसिडेंट्स हैं, वी think about them and we feel guilty and then we feel sorry about it and we go into a negative reaction. या फ्यूचर के बारे में जब हम सोचते हैं, then we feel worried, what will happen to my job, what will happen to my career, what will happen to my organization, my factory, my business. तो इन 2 एक्सट्रीम्स के बीच में हम झूलते रहते हैं and we are missing the present moment.
अभी क्या हो रहा है, इसका हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, ये हम भूल जाते हैं. So to avoid anxiety, to avoid unnecessary tension, it is important to be in the present moment. So present moment क्या है कि हाँ हम घर पे हैं, we are surrounded by our family, we have free time, to use this free time in a constructive way. तो आप पाएंगे कि अगर आप प्रेजेंट को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, इफ यू मेक गुड यूज ऑफ द प्रेजेंट, then the future will take care of itself. मैं क्यों कह रही हूँ कि पास्ट और फ्यूचर में ज्यादा नहीं करना है, ऐसा नहीं कि ये दोनों इररेलेवेंट हैं. यस, द पास्ट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वी हैव टू लर्न लेसन्स फ्रॉम द पास्ट. अगर हमने पीछे कोई मिस्टेक की है तो हम उससे सीख के और अपने आप को चेंज करें. फ्यूचर के बारे में भी सोचना जरूरी है. वी हैव टू विजुअलाइज द फ्यूचर, वी हैव टू एंटिसिपेट द फ्यूचर, बट it is helpful only if we take a realistic view of the future and plan for the future in an appropriate way. तो जैसे कि अगर आपको अपने बिजनेस, अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने एंटरप्राइज के बारे में चिंता है, बिल्कुल ठीक है, that's a valid concern that you have. But what we need to do is to appraise it realistically. सिर्फ हाय हाय नहीं करना है, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा. दैट मीन्स अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम को रिपीट करते जाएंगे तो वो सोल्यूशन नहीं है. सो रादर देन बीइंग प्रॉब्लम ओरिएंटेड, वी नीड टू बिकम सोल्यूशन ओरिएंटेड. कि ठीक है, हमें दिख रहा है कि फ्यूचर अनसर्टन है, बिल्कुल ठीक है. नाउ वी हैव टू स्टार्ट प्लानिंग इन अ रियलिस्टिक वे कि अगर चेंजेस होने वाले हैं इकोनॉमी में और क्या चेंजेस हम फोर्सी कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या है कि वी प्लान फॉर इट इन अ रियलिस्टिक वे कि अगर XYZ सिचुएशन हुई तो हमारा लाइन ऑफ रिस्पॉन्स क्या होगा. अगर ABC सिचुएशन हुई तो हमारा लाइन ऑफ रिस्पॉन्स क्या होगा. व्हाट विल बी द बेस्ट वे फॉर मी टू डील विद दैट सिचुएशन. How will I organize myself, my organization, my business? What changes will I need to bring about to cope with the situation which the future is likely to bring? तो यहाँ पर क्या है, हम सिर्फ हाय हाय नहीं कर रहे हैं, हमें रियलिस्टिक तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं. We develop a plan of action based on whatever information we can gather. एक चीज यहाँ पे और मैं एम्फसाइज करना चाहूंगी. द बेस्ट एंटीडोट फॉर टेंशन इज एक्शन. व्हाट डज दैट मीन? अगर हमारे अंदर टेंशन है किसी चीज को लेकर के, कोई परेशानी है, कोई एंजाइटी है, तो सिर्फ इट इज नॉट इनफ टू जस्ट स्टे विद दैट एंजाइटी. इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक एक्शन टू डील विद दैट सिचुएशन. जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमने यहीं पर मेरठ में ही देखा कि बहुत से जो स्पोर्ट्स गुड्स के मैन्युफैक्चरर्स थे, जो लोग स्पोर्ट्स वेयर बनाते थे, नाउ आजकल उन चीजों का मार्केट डाउन है, तो उन्होंने क्या किया, दे स्विच्ड ओवर टू मेकिंग पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट फॉर द डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स. तो उनका जो गारमेंट, जो स्पोर्ट्स गुड्स या स्पोर्ट्स वेयर बनाने का जो एक्सपर्टीज था, उसको उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको यूज कर लिया टू फुलफिल अ नीड विच इज द नीड ऑफ द आवर. ज्यादा से ज्यादा हमको पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स की जरूरत है. उन्होंने उस चीज को कैप्चर किया कि ओके, नाउ वी ब्रांच आउट इनटू दिस. तो एक उन्होंने सोसाइटी के लिए भी कंस्ट्रक्टिव काम किया और अपने बिजनेस को भी एक दूसरा डायरेक्शन देकर के अपने को संभाले रखा. So these are the kind of things that we need to do. We will have to think out of the box. We'll have to get out of our comfort zone. Yes, I understand it is not easy. This is a challenge. But as we say that in every challenge there is an opportunity hidden behind it. जैसे कहावत है, every cloud has a silver lining. तो कोई भी मुश्किल सिचुएशन जब आती है तो उसमें कुछ ना कुछ एक बेनिफिट भी छुपा हुआ होता है.
वो बेनिफिट क्या है कि हम अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं टू कोप विद दैट. सो इट लीड्स टू सेल्फ ग्रोथ, इट मे लीड टू द ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस. अगर आपको एक नया बिजनेस आइडिया सूझ जाए तो हो सकता है आपको उससे आगे जाके बहुत सारा लाभ हो. So what it means is we need to look upon this situation not so much as a challenge but as a golden opportunity. It's a golden opportunity for us at a personal level. कि क्या opportunity है कि हम अपने परिवार के साथ हैं. We are able to bond with our family members, our children, our spouse, our parents. And it is also giving us free time to think about ourselves, to think how we need to reorganize our lives. It is giving us free time to reflect. It is giving us free time to work on our health issues, practicing proper diet, practicing. It is giving us some time for exercise. बहुत से लोग, आप लोग इतने बिजी होते होंगे कि जब आप काम पे होते हैं तो लगता है कि हमें एक्सरसाइज करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, हमें रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिल रहा है. तो आज हमें ईश्वर ने या यूनिवर्स हैज गिवन अस ऑल द टाइम टू डू ऑल दीज थिंग्स व्हिच वी अर्लियर वर नॉट फाइंडिंग टाइम. तो इस अपॉर्चुनिटी को हमें, चाहे हम अपनी हेल्थ को बिल्डअप करें, चाहे अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप करें, कोई नया स्किल सीखें. जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, इवन इन माय यूनिवर्सिटी, इन शोभित यूनिवर्सिटी, वी हैव शिफ्टेड टू द ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन. So many of us teachers who were not so very familiar with making videos and e-lectures and PPTs, मनन का फोन बस यहीं रहने दीजिए. हमने इन चीजों को भी सीखा, सबने सीखा, अपने आप को अपग्रेड किया कि अब जो एक नया रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा करें, एंड दैट लीड्स टू ग्रोथ. तो समटाइम्स इस तरह के एक झटके की जरूरत होती है कि हम अपने कंफर्ट जोन से निकले. जब तक हम कंफर्ट जोन में होते हैं हम सोचते हैं हाँ सीख लेंगे, हाँ ये कर लेंगे, कभी टाइम मिलेगा तो कर लेंगे. अभी हमें एक झटका मिला है कि ये करो, इट इज इम्पोर्टेंट एंड इट इज रिक्वायर्ड. तो हमें इस झटके का फायदा उठाना है. इसका हम फायदा उठा लें तो हम वी विल कम आउट ऑफ दिस विथ न्यू स्किल्स, न्यू एक्सपर्टीज, मे बी बेटर हेल्थ, बेटर रिलेशनशिप. तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस चीज को, इस चीज को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कहाँ पे हमारा फोकस है और हम कितना उसको सही तरीके से अपने टाइम को इस्तेमाल कर रहे हैं. बहुत बार होता है, बहुत से लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने भी मुझसे सवाल किए कि क्या करें हम, क्योंकि कहीं जाना नहीं है, आना नहीं है, तो सुबह बहुत लेट उठते हैं, फिर कुछ करने का मन नहीं करता, फिर बस खाते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, तो क्या करें. तो करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन लाना है. तो यहाँ पर एक चीज मैं ये भी कहूंगी कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो अ रेगुलर शेड्यूल. ठीक है, हम घर पर हैं, लेकिन जरूरी नहीं घर पे हैं तो हम सारा टाइम बस यूं ही यहाँ पड़े हैं, यहाँ पड़े हैं. कभी सम पीपल विल से हमें नहाने का मन नहीं करता, हम कपड़े नहीं चेंज करते. तो इस तरह का केयरलेसनेस हमें नहीं करना है. एक प्रॉपर दिनचर्या आप अपनी मेंटेन रखें, देन यू विल फील मोर एनर्जी, यू विल फील बेटर. जब आप सुबह नहा धो के तैयार हो जाएंगे तो आपको एक एनर्जी आएगी कि हाँ लेट मी डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव. और वही हम ये सब ना करें, हम बस पड़े रहें, तो एक अजीब सा आलस हमें घेरे रहता है. और अगर वो बॉडी में आलस है तो ऑब्वियसली मेंटल फैकल्टीज भी उतना एक्टिवली काम नहीं करेंगी. तो एक चीज, एक पॉइंट और मैं यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं कि अगर आप खुद को असेस करना चाहते हैं कि whether I'm using my time well or not, do a small exercise. Close your eyes for 2 minutes and imagine a situation 6 months from now or 1 year from now. तो एज वी ऑल नो, जो भी हो रहा है अभी एक टेम्पररी सिचुएशन है, चाहे 4 महीने चले, 6 महीने चले, जितना भी चले, बट सूनर और लेटर इट इज गोइंग टू एंड. दिस इज नॉट एन इनडेफिनिट सिचुएशन. सो आप वो सिचुएशन इमेजिन करिए कि जब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई है. सो इट मे बी 1 year from now. So maybe you project yourself into 3rd May 2021 and now look back
ऑन दिस पीरियड कि 3 मई 2020 में आपका स्टेट क्या था, और आपने ये जो अप्रैल में का लॉकडाउन था इसको आपने कैसे यूज किया, इस पे नजर डालिए. एंड देन सी व्हाट फीलिंग यू गेट. डू यू गेट अ गुड फीलिंग दैट यस आई यूटिलाइज माय टाइम इफेक्टिवली, हमने उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज किया, या यू गेट अ फीलिंग ऑफ रिग्रेट कि अरे वो 2 महीने खाली मिले थे, उसमें कुछ सीख लेते, कुछ कर लेते तो अच्छा रहता, वो टाइम हमने यूं ही गुजार दिया. So this exercise is called standing in the future and looking back. So when you stand in the future and look back, do you get a good feeling or do you get a feeling of regret कि काश हमने वो 2 महीने अच्छे से यूटिलाइज कर लिए होते, कुछ नया सीख लिया होता, कुछ नया डिस्कस कर लिया होता, तो हमारा वो पीरियड ठीक से यूटिलाइज होता. तो ये जब एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको खुद को एक महसूस हो जाएगा कि हाँ, आप जो अभी कर रहे हैं, आप अपने टाइम को कंस्ट्रक्टिवली यूज कर रहे हैं, या आपका टाइम ऐसे ही बस किसी तरह से हम टाइम काट रहे हैं. तो ये टाइम काटने वाला कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा एग्जामिन करिए. जैसे कि ओशो ने कहा है कि तुम क्या टाइम को काटोगे, एक समय आएगा जब टाइम तुमको काटेगा. तो जो हम समय की बात कहते हैं कि हम समय काट रहे हैं, वो हम नहीं काट रहे हैं. अगर हम गलत करेंगे तो समय हमें काटेगा. So in proper utilization of time is very important. So although this is a cliche, we say time and tide wait for no man. ये बहुत ही common सी saying है, लेकिन इसका essence हमें समझना जरूरी है. essence ये है कि हाँ, ये टाइम जब निकल जाएगा, ये जो हमें 2-3 जितने भी महीने घर बैठने को मौका मिला है, जब एक ये निकल जाएगा and we go back to work, maybe we will have to work double hard. We will have to work harder and in a more difficult environment. तब ये रिग्रेट ना हो कि अरे वो 2 महीने मिले थे तो क्यों नहीं थोड़ा बच्चों के साथ स्पेंड कर लिया, क्यों नहीं थोड़ा मेडिटेशन कर लिया, क्यों नहीं थोड़ा एक्सरसाइज कर ली. तो ये रिग्रेट अपने अंदर मत आने दीजिएगा. तो लास्ट एक चीज मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगी, जो हमारे घर का इमोशनल एनवायरनमेंट. नाउ बिकॉज वी आर ऑल लिविंग टुगेदर, बाहर निकलने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हो सकता है घर का कोई सदस्य थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हो, थोड़ा परेशान हो रहा हो, थोड़ा इरिटेट हो रहा हो, थोड़ा एंगर दिखा रहा हो. अब ऐसे में अगर एक व्यक्ति डिस्टर्ब्ड है तो इट बिकम्स वेरी इजी, वी ऑल फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ गेटिंग डिस्टर्ब्ड. अगर किसी ने थोड़ा ऊंची आवाज में बोल दिया तो दूसरे ने भी ऊंची आवाज में जवाब दिया, और फिर वो एक किस्म का आर्ग्यूमेंट या झगड़ा शुरू हो जाता है. तो मेरा सजेशन ये है कि ऐसा अगर कोई एक व्यक्ति गुस्सा दिखा रहा है, इरिटेट हो रहा है, तो उसमें रिएक्ट ना करें, एकदम से जवाब ना दें, एकदम से आप भी गुस्से में ना आए. अगर एक इरिटेटेड है या गुस्से में, दूसरा शांत रहे, तो वो बात वहीं पे खत्म हो जाती है. और वही बाकी लोग भी जोर जोर से बोलने लगे तो घर में हंगामा हो जाता है. तो यहाँ पर क्योंकि हम बाहर जाके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, रहना घर में ही है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम मन को शांत बनाए रखें, थोड़ा सा पेशेंस एक्सरसाइज करें. और अगर कोई एक मेंबर बार बार परेशान हो रहा है, बार बार गुस्सा दिखा रहा है, जस्ट ट्राई टू हैव एम्पैथी विद दैट पर्सन. Empathy means the ability to put yourself in the other person's shoes. दूसरे की जगह पे अपने आप को रख के देखें कि उनके क्या कंसर्न्स हैं, उनकी क्या चिंता है, उनकी क्या परेशानी है. If you are empathetic, you may be able to tolerate and deal with that situation better. अगर उसमें हम उनकी कुछ हेल्प कर सकें तो जरूर करें. उनकी जो परेशानी है उसको शेयर कर सकें या उसको रिलीफ देने के लिए कुछ कर सकें तो करें, ताकि उनकी जो चिंता परेशानी है वो भी काम डाउन हो जाए, कूल डाउन हो जाए. और अगर लगता है ऐसा कुछ नहीं हो सकता तो अपने आप को थोड़ा डिटैच करें, बट डोंट जंप इनटू द फाइट. तो अगर 2 लोग लड़ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि तीसरे को भी उसमें कूद पड़ना है.
हम शांत रहें। अगर माहौल हम शांत रखेंगे तो दूसरा व्यक्ति जो गुस्से में है वो भी थोड़ी सूनर और लेटर कूल डाउन हो जाएगा। तो इस प्रकार से थोड़ी सी समझदारी से, थोड़ा सा पेशेंस से हम घर के माहौल को शांत बना सकते हैं। और क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे एडल्ट हैं तो मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि अगर एडल्ट लड़ते हैं या फाइट करते हैं तो बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं, चाहे वो उस समय कुछ कह पाए या ना कह पाए। तो एज पेरेंट्स हमारी एक ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपसी मतभेद अगर है भी तो उसको थोड़ा शांति से निपटाएं और घर में शांत माहौल रखें ताकि बच्चे भी परेशान ना हो और हर कोई अपना कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर सके। बहुत से लोग आपको राय दे रहे होंगे कि आप मेडिटेशन करिए, ये करिए, लेकिन अगर आप मेडिटेशन के आदी नहीं हैं तो ऐसा नहीं एकदम से आप बिल्कुल मेडिटेट करने लगेंगे। वहां पे मेरा एक छोटा सा सजेशन ये है कि जरूरी नहीं कि हम कोई बहुत ऊंचा और बहुत टफ किस्म का मेडिटेशन करें। फॉर दैट यू नीड अ गाइड एंड अ गुरु, बट व्हाट यू कैन डू इज टू रिलैक्स योरसेल्फ। जस्ट स्पेंड अ फ्यू मिनट्स एवरी डे connecting yourself with nature. What do I mean by that? What you need to do is just, अगर आपका गार्डन है गार्डन में चले जाएं, टेरेस है टेरेस पे चले जाएं, बालकनी में चले जाएं, और कुछ नहीं है तो खिड़की, खुली खिड़की के पास चले जाएं। And connect with nature means look at the sky, just observe, कुछ करना नहीं है, just observe, see the shape of the clouds, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, पेड़ पौधे हैं आसपास, just look at them, see their shape, see their colors, what do they look like, observe the birds। आप ये पाएंगे कि आपके घर के इर्द गिर्द जो पेड़ पौधे थे आपने कभी उनको ठीक से देखा ही नहीं। बहुत बार होता है हमें पता है हाँ मेरे घर के सामने ये पेड़ है, लेकिन वो पेड़ कैसा है, उसका रंग क्या है, उसके फूल कैसे हैं, पत्तियां कैसी हैं, अगर आप अपने आप से पूछेंगे तो आप इसके जवाब नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जब हम मेंटली प्री ऑक्यूपाइड होते हैं तो हम देख के भी देख नहीं पाते। We see but we don't observe. So if you want to relax yourself, just look at all these things as though you are seeing it for the first time. आपके घर में पॉट में कोई प्लांट लगा है, कोई फूल लगा है, just observe the flower, see the colors of the flower, see its shape, size of the petals, and you will find that here you don't have to do anything. कुछ आपको change नहीं करना है. All you have to do is make a connection and just be. Allow yourself to soak in that look, that atmosphere, feel the breeze on your face. शाम को खुली हवा का झोंका आपके ऊपर आएगा, एक शांति मिलेगी आपको। तो आप 10 मिनट भी अगर इस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे तो you will feel relaxed and refreshed, and it will help you to go deeper inside yourself in a gradual way. And when you go inside yourself, you make unknown discoveries. तो ये कुछ suggestions मेरे थे आपके लिए कि आप किस प्रकार से अपने आप को एक mentally balanced state में रख सकते हैं। और in case there are any questions, I can either take your questions right now or later at the end of the program, जैसा भी organizers suggest करें। Thank you very much. Question. Wish you all the very, very best. Thank you. Thank you. Okay. Now our next speaker is Dr. Manali Agarwal. Her topic is busting the myths on COVID-19, and now she will start her presentation. Dr. Manali Agarwal. Thank you. Good afternoon, everyone. Today I'm going to talk about busting the myths on COVID-19. ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया because I feel कि since the pandemic, तो obviously the facts are also very new, and along with the facts कुछ ऐसे myths भी prevalent हैं जो कि हमारे दिमाग में रहते हैं, but we really don't know कि उन questions का आंसर क्या है। हम लोग कहीं से सुन लेते हैं कि ये चीज ऐसी होगी और हम लोग मान लेते हैं, and then we start following it. And I came across few questions, and then I thought कि let's take it up and then we'll discuss and clarify कि ये सब है क्या exactly. So I hope the PPT is visible on your screen. Yes. Okay. It's there. It's there. Okay.
So starting with the presentation, so it is said that the coronavirus myths are spreading faster than the virus is spreading. So, and what is COVID? Why is it called coronavirus? It is definitely not related to the corona beer. And इसको हम कोरोना इसलिए बोलते हैं because जब वायरस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है, तो this is the picture जो आपको right side में picture दिख रही है. This is the picture that we see, and जो वायरस है वो spherical होता है, and on the surface there are spikes, spike-like projections होते हैं, and उसकी वजह से the virus looks like a crown. The crown in Latin is corona, so that is why it is called corona. And ये COVID जो हम सुनते हैं, what is COVID? So basically, COVID में CO stands for corona, VI is virus, and D is disease. So it's COVID, and 19 is the year when it was discovered, and it was named as COVID by WHO in February 2020. Now, coming to another question, another topic जो हम लोग and that is the thermometers, the infrared thermometers or the thermal scanning, जो कि आजकल की जा रही है to probably detect the patients of COVID, probably potential patients. तो ये क्या होते हैं thermometers, इनका principle क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं and कहाँ use होते हैं, whether it is the right thing to do or not. So let's discuss a little about that. So for that, first we need to know कि हमारा जो normal human body temperature है, that is 37 degrees. And it ranges, उसकी range होती है from 97 degree Fahrenheit to 99 degree Fahrenheit. Fever हम कब बोलते हैं? Fever is when the temperature is more than 38 degree centigrade. Now coming to these thermometers, इनका basic concept क्या होता है कि जो कोई भी living object है, it will emit heat, which is also known as infrared radiation. So ये thermometers क्या करते हैं, जो आप body heat radiate कर रही है या infrared rays emit हो रही हैं, उनको एक डिटेक्टर पे फोकस करते हैं, और जो डिटेक्टर, दैट डिटेक्टर इज नोन एज थर्मोपाइल, एंड वो डिटेक्टर इन रेज को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, एंड देन वी गेट अ रीडिंग. सो दिस इज दिस पिक्चर इज ऑफ अ थर्मोमीटर, हैंड हेल्ड थर्मोमीटर्स, इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स जो कि यूज होते हैं. एंड ये इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हम मेजर करते हैं, बट if we have to buy these thermometers, so what are the points that we have to keep? Public places में ये use करने हैं to screen patients who are suffering with fever, या फिर आपको industries में use करने हैं ये thermometers, तो आपको लेने पड़ेंगे. And when you are purchasing them, so what are the points that you have to keep in mind? तो पहली चीज आपको देखनी है, that is the range of the thermometer. रेंज मतलब कि वो टेम्परेचर की किस रेंज तक उसको मेजर कर सकता है. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस का टेम्परेचर मेजर करना है where there is a wide range, so we need a thermometer which can measure a wide range. But for human body temperature measuring, we don't need something with a wide range, जो हमारा, as I told you, कि it varies from 97 to 99 degree Fahrenheit, which is the normal temperature. So somewhere around that we can take. Another thing that we need to keep in mind is the distance to spot ratio. Distance to spot क्या होता है कि distance, for example, at what distance the thermometer should be held so that it can accurately measure the temperature of the object that we are trying to measure. So इसमें जैसे for example the different ratios are 4:1, 8:1, 30:1. तो 4:1 का मतलब होता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट से 4 इंच दूर पे खड़े हैं, तो आप 1 इंच स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 इंच स्क्वायर का एरिया का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं बाय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 इंचेस. सो व्हाई डू वी हैव दिस 4:1, 8:1 का रेशियो इतना ज्यादा क्यों है? तो अगर मान लीजिए कि आपको किसी ऐसे प्रोसेस का टेम्परेचर मेजर करना है विच इज where the temperature is very high and you cannot go near that object, or if it is measuring the temperature of a person जो infected है, आप उसके पास नहीं जा सकते, तो आपको एक substantial distance maintain करना पड़ेगा उस patient से या उस object से जिसका temperature measure कर रहे हैं. So that is why these two things you have to keep in mind when you are dealing with these devices.
Another thing that we come across are the thermal scanners. So these are two different things. Thermometer and thermal scanners are two different things. Thermal scanners basically क्या होते हैं? ये it's like a camera which will capture the infrared radiations from the object and it will show you in the form of an image. And these are mostly used at airport or at places, public places where you have to cater है और आपको जल्दी जल्दी उनका स्कैनिंग करना है, तो वहाँ पे ये thermal scanners का utility होती है. So, but we also need to know that is it the right thing? I mean, we are बोल रहे हैं कि हम लोग thermometers use करना है, thermal scanners use करना है, but is it appropriate? Is it the right thing to diagnose, to find out patients of COVID-19? So it is only a screening method. What we need to know is it's only a screening method. आप सिर्फ स्क्रीन कर रहे हो and वो भी patients जो उस टाइम पे जिनको फीवर है. ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट आए पैरासिटामोल या एनी एंटीपायरेटिक लेके आपके पास आए, he could be suffering from COVID-19, but आपको नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे, only if your criteria is to detect the temperature. Also, the patients during first few days, जैसे initial few days of the disease will not show any symptoms, but at the same time the patient can be infected to other people. So उस टाइम पे भी आप नहीं डिटेक्ट कर सकते. So obviously this device, this methodology has its own limitations, but yes, it is definitely a good screening method कि आप अगर किसी को फीवर है तो आप उसको definitely isolate कर सकते हो और पेशेंट से, और फिर then you can follow up कि ये फीवर इसकी वजह से है, कोविड की वजह से है, या there are hundreds of other reasons also फीवर होने के. So that is one thing which I felt needs clarification कि what is thermal screening, what is the whole concept, what are thermometers, and what is a thermal scanner. Another topic which I felt was the mask. So हम लोग सुनते हैं कि बहुत तरीके के मास्क अवेलेबल हैं मार्केट में, N95 है, सर्जिकल मास्क है, फिर अभी रिसेंटली सुनने में आया कि we can use a गमछा. तो क्या है ये सब चीजें, what is it, who should wear what? So let's see a little into that. So different type of masks जो available हैं, first we need to know that. तो सबसे जो लिस्ट में सबसे पहले आता है that is the N95 mask, जो हम लोग सुनते हैं कि N95 की shortage है, it's not available anymore. तो उसमें N95 है, R95 है, and then there is P95. So we'll see अभी in the subsequent slides कि what is this exactly. Then we have surgical mask. फिर हम क्लॉथ मास्क होते हैं जो हम कपड़े से बना सकते हैं स्टिच करके घर पे. And then lastly we can also use scarves or a t-shirt to cover the mouth or the gamchas. So also these are some innovative ways of covering your mouth. Obviously we don't have to use it, but yeah, I just found this picture on the internet, तो मैंने सोचा शेयर करती हूँ. Okay, so coming to the topic, according to CDC, that is Center for Disease Control and Prevention, जो N95 and surgical mask हैं, they are not recommended for general public wear, except if you are yourself suffering from the disease, और आप healthcare worker हैं, या आप किसी की care कर रहे हैं जो कि COVID-19 से suffer कर रहा है. अगर आप इन तीन कैटेगरी में नहीं फॉल करते हैं तो आपको N95 या सर्जिकल मास्क जनरल यूज के लिए नहीं पहनना है कभी भी. सो ऑल्सो मेरे को ये टेबल मिली एंड आई थॉट कि आई विल शेयर दिस टेबल विच हम बोलते हैं N95. अब N क्या है, उसमें 95 क्या है, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट वेरी क्लियर विद मोस्ट ऑफ अस. सो लेट्स सी व्हाट इट इज एग्जैक्टली. तो N जो होता है that means it is not resistant to oil. Oil means basically क्या होता है, ये masks actually they are made for industrial purpose also. ये certain industries में भी use होते हैं and N95 cannot be used where there are oily particles. Oily particles अगर atmosphere में हैं तो वहाँ पे N95 हम नहीं use कर सकते क्योंकि ये mask खराब हो जाएगा, इसका material ऐसा है, so it is not resistant to the oily particles. On the contrary, जो हमारे R95 और P95 हैं, they can be used. R stands for resistant and P is oil proof.
So these two categories of mask can be used in such an environment जहाँ पे oily particles atmosphere में हैं. Also, the numbers 95, 99, 100. This is the efficiency of the mask. 95 का मतलब होता है कि 95% of airborne particles which are of size 0.3 micron. उससे जितने बड़े 0.3 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल्स हैं तो वो ये मास्क फिल्टर कर लेगा और उसकी एफिशिएंसी है 95%. तो वी हैव N99, N100 भी मास्क आते हैं, उनकी एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है. So this is something which I felt कि we should know. Coming to, तो हम CDC के अकॉर्डिंग ये सब नहीं पहन सकते. N95 जनरल पब्लिक नहीं पहन सकती. We cannot wear the surgical mask. So what can we wear? So CDC has recently brought out certain guidelines which says कि हमें cloth face covering पहनना है. क्लॉथ फेस कवरिंग मतलब कि आपको कपड़े से अपना मुंह ढकना है. और कब ढकना है? घर पे बैठे बैठे नहीं, जब आप कहीं बाहर जाएंगे और वहां बाहर एक्सपोज होंगे एनवायरनमेंट में, और ऐसी जगहों पे जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग कैन नॉट बी मेंटेन सिग्निफिकेंटली, जैसे आप ग्रोसरी शॉपिंग गए, दवाइयां खरीदने गए, तो वहां पे अपने मुंह पे कपड़ा बांध के जाएंगे. ये कपड़ा बांधने के लिए क्यों बोला गया है? ये इसलिए बोला गया है, मान लीजिए कि आप वहां पे किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आते हैं who is already suffering from this disease, और वो चीख रहा है, खांस रहा है, तो this can serve as a mechanical barrier. आपके एकदम से आपके मुंह पे नहीं चीखेगा, एकदम से आपके मुंह पे खांसेगा नहीं. और अगर आप भी इन्फेक्टेड हैं और मे बी आपके पास आप सिम्टम्स नहीं हैं लेकिन स्टिल आप ट्रांसमिट कर रहे हैं वायरस, तो दिस विल सर्व एज अ बैरियर between you and the people you come in contact with. Another advantage of wearing this kapda on the mouth is that आप अपना मुंह बार बार, मुंह आंख सब कुछ बार बार टच नहीं करेंगे. अगर एक कपड़ा बंधा हुआ है तो आप टच नहीं करेंगे, तो उससे the chances of transmitting or infecting yourself with the help of your fingers reduces. So this is the importance of wearing the gamcha or a cloth covering on your face. Now this can be made of any common material that is available in the house. Also हमें एक दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है कि ये जो कपड़ा होता है ये छोटे बच्चों पे नहीं बांधे. अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत है या कोई अनकॉन्शियस है या कोई अपने आप उस कपड़े को नहीं हटा सकता है, तो ऐसे लोगों पे बांधने की जरूरत नहीं है. वी आर डूइंग मोर हार्म देन गुड. ऑल्सो ये कपड़ा जो है इट शुड फिट कंफर्टेबली ऑन द फेस, ना तो बहुत लूज हो ना बहुत टाइट हो. इसको अच्छे से बांधे विद द हेल्प ऑफ, या तो लूप्स हो या फिर विद द हेल्प ऑफ टाइज, उसको बांधे. एंड इट कैन हैव मल्टीपल लेयर्स, इसमें लेयर्स हो सकती हैं कपड़े की. एंड ऐसा कपड़ा हो विच कैन बी इजिली वॉश्ड, एंड कोई उसमें आप आराम से घर पे यूज के बाद उसे शाम को, सुबह तक यूज किया, शाम तक, उसके बाद उसे आराम से मिली थी. आई फाउंड इट अ लिटिल relevant or maybe irrelevant. This is the cover page of this New Yorker Times magazine, which shows the US president. It shows that he's wearing the mask which is supposed to be worn over the face. He's wearing it on his eyes, and probably it just shows how ignorant he is to the current pandemic, while when he says कि everything is well in USA and we are under control, but ऐसा नहीं है. So it's just a little maybe related to the topic, so I thought of discussing it. Anyways, now how this mask जो हम लोग पहनते हैं इसका क्या तरीका है? Do we all know how to really wear the mask? So मास्क पहनने से पहले जब आप मास्क को अपने फेस पे रखेंगे तो उसके पहले आपको हाथ अपना अच्छे से सोप एंड वाटर से वॉश करना है. देन at least for 20 seconds you have to wash your hand with soap and water. Then उसमें अगर loops हैं तो secure the loops behind the ear properly. And while you are putting the mask on the face, आपको face या front of the mask बिल्कुल touch नहीं करना है. While you're wearing also उस टाइम पे भी आपको बिल्कुल टच नहीं करना है. एंड जब निकालना है तो बस उसको लूप से निकालिए और उसके बाद उसे डिस्कार्ड कर दीजिए एंड हैंड वॉशिंग कर लीजिए. दिस इज द वे ऑफ wearing a mask.
दिस इज अनदर पिक्चर. अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि जापान में द जापानीज प्राइम मिनिस्टर अनाउंस दैट he will be giving only 2 masks per family. He will distribute करेंगे and only 2 masks per family. तो वहाँ के लोग बहुत ज्यादा outrageous हो गए, बहुत आक्रोश में आ गए कि आप 2 मास्क कैसे सिर्फ दे सकते हैं when there are so many members in the family. आप 2 मास्क में कैसे हमारा भला होगा. तो उन लोग ने ये इस तरीके के मीम्स निकाले कि अगर मान लीजिए 7-8 लोग हैं तो हम कैसे पहनेंगे इस मास्क को. तो पहले वाले को पहना के बाकी सब फिर उसी से के प्रोटेक्शन में आने की कोशिश करेंगे. So moving on further, another thing that I wanted to discuss was the concept of social distancing. कि ये social distancing क्या होता है and what is quarantine, what is isolation and how these things are different from each other, because we keep hearing a lot about it but I don't know कि हम सबको exactly पता है इसके बारे में या नहीं. So this picture is from a social distancing campaign. एक campaign launch हुआ था जब ये social distancing का concept introduce हुआ था. तो कुछ brands ने अपने logos change कर दिए. तो for example ये जो McDonald का brand का logo है तो उन्होंने उसको separate कर दिया to ये लोगों को दिखाने के लिए कि what is social distancing. तो this is how they are propagating the idea of social distancing and also trying to convey the fact that okay, maybe we are distant right now, but yes, we are still together. So this is from the social distancing campaign. So let's see what is exactly social distancing. So it is basically also called as physical distancing, where you have to keep a space between yourself and another person outside your home. घर में social distancing नहीं होती है. This is practiced outside your house. जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो इसमें कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है. यू हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 6 फीट और ग्रुप्स में नहीं गैदर होना है और क्राउडेड प्लेसेस पे मास गैदरिंग्स अवॉइड करनी है. ये पिक्चर है विच प्रोबेबली शोज कि जब सोशल डिस्टेंसिंग विल बिकम अ वेरी प्रेवलेंट कॉन्सेप्ट इन आवर सोसाइटी एंड प्रोबेबली हम लोग को इसी के साथ रहना पड़ेगा. तो पब्लिक प्लेसेस में बेंचेस कैसे हो जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी, मेंटेनिंग अ 6 feet डिस्टेंस. So another thing that I wanted to discuss was कि ये 6 feet क्यों बोलते हैं और ये distance क्यों maintain करना है. So ये diagram अगर देखें तो इसके according अगर मान लीजिए कोई patient infected है और वो छींक रहा है, खांस रहा है, तो जो infectious particles हैं वो generate होंगे. तो वो जब उसके body से निकलेंगे तो या तो in the form of कॉफ निकलेंगे खांसी से या फिर छींकने से निकलेंगे या फिर जो वो नॉर्मल ब्रीथ कर रहा है उसकी सांस से निकलेंगे. तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग से निकलेंगे वो तो पास में ही मतलब अराउंड 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे ही जाके सेटल कर जाएंगे ग्राउंड पे. पर जो खांसने से या स्नीज करने से निकलेंगे उनमें क्योंकि वो एक अंदर से फोर्सफुली निकल रहे हैं बाहर तो उनमें होगी एक वेलोसिटी एंड दे विल टेंड टू ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस. तो खांसी से मोस्टली वो देखा गया है कि अराउंड 2 मीटर्स तक सेटल कर जाएंगे और अगर आपने छींका और बहुत कस के छींका तो वो 6 मीटर्स तक भी जा सकते हैं. बट मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो 2 मीटर्स के डिस्टेंस पे जाके सेटल कर जाएंगे. इसलिए द डिस्टेंस जो सोशल डिस्टेंसिंग में बोलते हैं कि 6 feet, तो इट इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट कि मैक्सिमम इन्फेक्शियस पार्टिकल्स 6 feet के बीच में ही रहेंगे. So that we don't infect other people that we meet. Another thing is quarantine and isolation. ये words तो हम लोग बहुत सुनते हैं कि अगर आपको किसी के कांटेक्ट में आए हैं तो आपको क्वारंटीन में रखा जाएगा, आपको आइसोलेट करा जाएगा. तो ये होता क्या है एग्जैक्टली? सो क्वारंटीन इज कब करते हैं? क्वारंटीन हम उन लोगों का करते हैं जो कि कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में आए होंगे. वो खुद पेशेंट नहीं है, वो कांटेक्ट में आए हैं एंड दे हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग द डिजीज लेटर ऑन. तो उनको हम क्वारंटीन करते हैं, उनको बाकी लोगों से अलग रखते हैं और फिर हम 14 days तक रखेंगे एंड देन वी विल सी, उनको ऑब्जर्व करेंगे कि वो सिम्टम्स उन्होंने डेवलप किए या नहीं किए. ऑन द कॉन्ट्ररी आइसोलेशन में क्या होता है कि अगर कोई इंसान बीमार है
को हम आइसोलेट करते हैं, उसको हम बाकी जो हेल्दी लोग हैं उनसे अलग रखते हैं. Somebody who could have gotten exposed or who is a potential contact of a positive patient. Now moving on further, I would like to discuss about the test. कौन से टेस्ट हम इसके लिए यूज करते हैं इस नोवेल कोरोना वायरस के डिटेक्शन के लिए, और क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं. वी कीप रीडिंग कि रैपिड टेस्ट आया था चाइना से, वो वापस भेज, या फिर RT-PCR is being used now. So what is it exactly? I would like to add a little detail on that. So first we need to know कि इस COVID-19 डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए अभी हमारे पास सिर्फ 2 तरीके के टेस्ट अवेलेबल हैं. एक है वायरल टेस्ट और दूसरा है एंटीबॉडी टेस्ट. वायरल टेस्ट जो है वो बताता है, वो वायरस को डिटेक्ट करता है हमारी बॉडी में, तो वो बताता है कि राइट नाउ हमारे पास हम इन्फेक्टेड हैं कि नहीं, करंट इन्फेक्शन है कि नहीं. ऑन द कॉन्ट्ररी एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है? एंटीबॉडीज होती हैं बेसिकली जब आपको किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हुआ और आपकी इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ, उस इन्फेक्शन से बचने के लिए आपने अपने डिफेंस में एंटीबॉडीज बनाई बॉडी में. तो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने का एक दूसरा तरीका है, बट ये सिर्फ यही बताता है कि आपको पास्ट में इन्फेक्शन हुआ है, ये प्रेजेंट इन्फेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताता है. क्योंकि जब एंटीबॉडीज बन गई अगर, तो आप ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं उस इन्फेक्शन से, आपका इम्यून सिस्टम कॉम्पिटेंट था और आप ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं. तो दीज आर बेसिकली द 2 काइंड ऑफ टेस्ट दैट आर अवेलेबल. अब ये टेस्ट जो है ये हम लोग किन लोगों पे करते हैं? क्या हम सब पे करते हैं या इसकी कोई गाइडलाइन है? और वी नीड टू नो कि किसको कराना चाहिए, किसको नहीं कराना चाहिए. सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक गाइडलाइन निकाली है कि ये टेस्ट जितने भी हैं, अभी जो हम करेंटली तो सिर्फ RT-PCR ही कर रहे हैं, एंटीबॉडी टेस्टिंग तो नहीं हो रही है, तो ये टेस्ट किन लोगों पे होना चाहिए. तो इसके 5 क्राइटेरिया हैं. अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं तभी ये टेस्ट के लिए आपको जाना चाहिए. फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है एनी पेशेंट, कोई भी इंसान जिसको सिम्टम्स हो और उसने और वो साथ में कोई इंटरनेशनल ट्रैवल की हिस्ट्री देता हो, ऐसे लोगों पे हम टेस्टिंग करते हैं. सेकंड इज एनी पर्सन हु हैज सिम्टम्स और वो किसी कंफर्म्ड कोविड केस का कांटेक्ट हो, उसमें सिम्टम्स भी है वो और कंफर्म्ड केस का कांटेक्ट है, तो ऐसे लोगों में हम टेस्टिंग डेफिनेटली करेंगे. देन जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और वो डे टू डे कोविड पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, उनमें अगर ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं तो डेफिनेटली उनको भी टेस्ट किया जाएगा. द फोर्थ कैटेगरी इज कि आपके हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिटेड हैं जिनको फीवर है, कॉफ है, वही कोविड के सिम्टम्स हैं, उनको भी टेस्ट किया जाएगा फॉर COVID-19. एंड द लास्ट कैटेगरी इज अगर आपको सिम्टम्स नहीं है फिर भी आप किसी कंफर्म्ड केस के कांटेक्ट में आए थे, तो आपको बिटवीन डे 5 एंड डे 14 एक बार टेस्ट करके देखा जाएगा कि क्या आप तो पॉजिटिव नहीं है विदाउट सिम्टम्स. सो दीज आर द 5 कैटेगरीज जिसका टेस्टिंग इज रिकमेंडेड और जिनकी टेस्टिंग करते हैं हम लोग. नाउ कमिंग टू द टेस्ट कि ये जो रियल टाइम PCR है या ये एंटीबॉडी टेस्ट है, ये होता क्या है? इन 1 or 2 स्लाइड्स आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. जो RT-PCR और रियल टाइम PCR है, बेसिकली ये क्या है? ये आपका जो वायरस है उसका जीन्स को डिटेक्ट करता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डिटेक्ट करता है. तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट का सैंपल लेते हैं. अब हम क्या सैंपल लेते हैं? हम लोग को सुनने में आता है कि इतने सैंपल्स कलेक्ट हुए, इतने सैंपल्स भेजे, तो सैंपल कौन सा है इसके लिए अप्रोप्रिएट? तो हम उसका नेजोफैरिंजियल स्वैब लेते हैं. नेजोफैरिंजियल स्वैब मतलब कि एक स्वैब स्टिक को नाक से डालते हैं और नाक से पीछे जब पोस्टीरियरली जाता है वो फैरिंग्स में, वहां पे उसका स्वैब लेके और फिर उसको क्या करते हैं, स्वैब को लेके हम एक ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है, छोटी सी एक वायल होता है, वायल में उस स्वैब स्टिक को रख के और कोल्ड चेन मेंटेन करके हम लैब तक ट्रांसपोर्ट करते हैं. नाउ वंस इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द लैब,
तो वहां पे हम लोग उसको सैंपल को कुछ उसमें रिएजेंट्स डालते हैं, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको आइसोलेट करते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि उसकी जीन्स जो हम स्पेशली कोरोना वायरस की जीन्स हम देख रहे हैं वो क्या इस पेशेंट के सैंपल में भी है कि नहीं है। अगर हमें इस पेशेंट के सैंपल में भी वही सेम जेनेटिक मटेरियल मिल जाता है, सेम एज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, तो फिर हम उसे पॉजिटिव रिपोर्ट कर देते हैं। सो कुछ ग्राफ्स बनते हैं, कुछ वैल्यूज निकालते हैं, और उसके बेसिस पे वी रिपोर्ट एज पॉजिटिव और नेगेटिव। Secondly, coming to the antibody testing which is also known as rapid test. इसमें रैपिड टेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया जाता है। पीसीआर टेस्टिंग में हम लोग पेशेंट का स्वैब ले रहे थे, इसमें हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, उस एक उंगली में छोटा सा प्रिक करके उसका ब्लड लिया। एक कैसेट होता है विच इज इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेस्टिंग पे बेस्ड है। ये कैसेट एक उसमें वेल होता है, वेल में उस एक ड्रॉप को डाला, एंड देन उसमें थोड़ा रिएजेंट्स होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, वो भी साथ में डालते हैं। एंड देन जो एक उसका दूसरा बड़ा एक वेल होता है, वहां पे वी लुक फॉर द लाइंस। अगर पॉजिटिव है तो उसमें लाइंस आ जाती है, नेगेटिव है तो नहीं आती हैं। तो इट्स अ वेरी इजी टेस्ट, बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत आसानी से इंटरप्रेट हो जाता है, और 15 मिनट्स के अंदर आपको रिजल्ट भी पता चल जाता है। बट अगेन इसकी रिलायबिलिटी कितनी है, दैट वी आर नॉट वेरी श्योर राइट नाउ, क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव्स भी बहुत आते हैं। एंड जैसा हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू दीज आर सम न्यूज कटिंग्स, जब ये किट्स हमने चाइना से इंपोर्ट किए थे एंड देन दे वर फाउंड टू बी फॉल्टी, हम लोग को उन्हें वापस भेजना पड़ा चाइना। तो इसलिए द रिलायबिलिटी ऑफ दिस टेस्ट इज नॉट वेरी मच, बट RT-PCR इज अ वेरी गुड गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। ऑल्दो काफी एक्सपेंसिव है, उसके रिजल्ट आने में भी अराउंड 6 to 8 hours लगते हैं, बट एज ऑफ नाउ वही एक टेस्टिंग मेथड अवेलेबल है हमारे पास। अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू टच अपॉन वाज सैनिटाइजेशन। ये सैनिटाइजेशन क्या होता है, हाउ डू वी डू इट, क्या हमें बिल्डिंग्स को सैनिटाइज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो लेट्स लुक अ लिटिल इनटू दैट। सो ये मैंने गाइडलाइंस ली हैं अगेन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, जिन्होंने बताया है कि कॉमन प्लेस को कैसे सैनिटाइज करना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग की फैक्ट्रीज में प्रोबेबली वंस यू स्टार्ट योर फैक्ट्रीज, उनका ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको भी उन एरियाज को सैनिटाइज करना होगा, कैसे करना है, क्या करना है। तो मैं थोड़ा आपको बताने की कोशिश करती हूँ इसमें। तो इसमें दे हैव डिवाइडेड कि इंडोर एरियाज, आउटडोर एरियाज एंड पब्लिक टॉयलेट्स। तो ऐसे उन्होंने डिवाइड किया है। इंडोर एरियाज मतलब कि जैसे आपकी ऑफिस स्पेस हुआ, आपका कुछ कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, उनको कैसे क्लीन करना है, सैनिटाइज करना है। तो उन अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन इट सेज कि एवरी इवनिंग या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर आप अपना काम स्टार्ट करें, इसको सैनिटाइज करना है। अगर वो सरफेस डर्टी है, गंदा है, तो आपको सोप एंड वाटर से पहले साफ करें, उसके बाद ही आप अपना डिसइंफेक्टेंट डालें, जो भी डिसइंफेक्टेंट केमिकल यूज किया जा रहा है। और जो भी वर्कर आपका ये सब काम कर रहा है उसको प्रॉपर बूट, ग्लव, मास्क ये सब पहन के ही सैनिटाइजेशन का काम करना है। ऑल्सो तो वो स्टार्ट करना है आपको फ्रॉम जो साफ एरियाज हैं, साफ एरिया से गंदे एरिया तक जाना है, from cleaner areas to dirtier areas. And the chemical that has to be used is either 1% sodium hypochlorite or any phenolic disinfectant can be used. And also इसमें ये है कि इन्होंने जो एरियाज हैं उनको डिवाइड किया है into high contact surfaces and frequently touched areas. हाई कॉन्टैक्ट एरियाज वो होते हैं जो हम बार बार बहुत लोग उसको टच करते रहते हैं, डिफरेंट लोग, जैसे कि लिफ्ट के बटन्स हो गए, आपकी एस्केलेटर की जो हैंड रेल्स होती हैं, साइड में जो रेलिंग्स होती हैं वो हो गए, पब्लिक काउंटर्स हो गए, इंटरकॉम, टेलीफोन, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब हाई कॉन्टैक्ट एरियाज होते हैं। इनको आपको दिन में 2 बार क्लीन करना है एंड यूजिंग 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट। लेकिन अगर ये सब एरियाज में कहीं पे कुछ मेटालिक है तो यू कैन नॉट यूज हाइपोक्लोराइट, इट्स बिकॉज ये ब्लीच है, तो वहां पे मेटालिक सर्फेसिस पे 70% अल्कोहल कैन बी यूज्ड। और फ्रीक्वेंटली टच्ड एरियाज हैं जिनको दे आर नॉट हाई टच बट आप ऑब्वियसली आपके कॉन्टैक्ट में डेफिनेटली आते हैं, लाइक चेयर के हैंडल्स हो गए, पेन है, आपकी डायरी है, कीबोर्ड है, माउस है,
तो इनको भी इसी तरीके से क्लीन करना है। Also, one more thing that has to be kept in mind is कि जैसे आपके मीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम में कोई लोग हैं, कोई व्यक्ति है जो जिसको ये सिम्टम्स हैं, वो खांस रहा है, छींक रहा है, बट उसने ना तो मास्क पहन रखा है, ना कोई प्रॉपर उसने रेस्पिरेटरी एटिक्वेट्स फॉलो किए हैं, तो फिर आप क्या करिए कि उसको वहां से हटाइए जहां वो बैठे थे, उनको उस एरिया को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से साफ करवाइए। ऑल्सो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं इन सब चीजों को साफ करने में, उनकी भी सफाई जरूरी है। एंड जब ये सब काम हो जाए तो जो पीपीई जिस वर्कर ने पहना था उसको प्रॉपर डिस्पोजल एक येलो कलर के बैग में इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसके बाद हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर। सो दीज आर द थिंग्स दैट नीड टू बी फॉलोड इन अ इंडोर एरिया और इन अ क्लोज्ड स्पेस। अब आउटडोर एरियाज जो हैं उसमें क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए? तो आउटडोर एरियाज बेसिकली उसमें लेस रिस्क होता है एज कम्पेयर टू इंडोर, क्योंकि इंडोर में हो सकता है प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, वहां पे प्रॉपर सनलाइट नहीं आती हो, लेकिन आउटडोर एरियाज में तो अच्छे से हवा चलती है, एक्सपोजर टू सनलाइट सब कुछ होता है, तो वहां पे रिस्क कम है। तो वहां पे जो भी आउटडोर में जो भी आपके फ्रीक्वेंटली टच्ड या कंटामिनेटेड सरफेस हैं उनको ही क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन की जरूरत है। बाकी सब कुछ यहाँ से वहां तक लेके साफ करना इज नॉट वेरी आइडियल एंड इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि रिस्क बहुत कम है आउटडोर एरियाज में इन्फेक्शन कॉन्टैक्ट करने का। Then there is a lot more to these guidelines. Toilets कैसे disinfect करने, if you want I can forward you the entire guideline. It is also available on Ministry of Health and Family Welfare की website पे। Another thing that I wanted to take up was disinfection tunnels. We hear a lot about these disinfection tunnels की इस तरीके के chambers construct हो रहे हैं, आप उसके अंदर जाइए और फिर आप 5 मिनट बाद बाहर निकलिए and आप कोरोना फ्री हो गए। ऐसा नहीं होता है, कोरोना फ्री नहीं हो जाते हैं। इनफैक्ट ये बहुत ही हार्मफुल है ये टनल्स, और इनफैक्ट देयर आर अ फ्यू आर्टिकल्स विच टेल अस कि ये बैन हो गए हैं। मतलब रेलवे ने वीक्स आफ्टर इट्स इंट्रोडक्शन उन्होंने इन टनल्स को विड्रॉ कर लिया, तमिलनाडु में उन्होंने इसको बैन कर दिया है, पंजाब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। So these tunnels and the whole concept of tunnels is very wrong because why? First of all, ये एक बहुत बड़ा health and safety risk pose करता है। इसमें क्या होता है, इसमें chemicals hypochlorite solution होगा and it is in the form of very small droplets and आप उसको जाएंगे, आप inhale करेंगे, आपके lungs में जाएगा, वहां पे damage cause करेगा, आपकी skin के contact में आएगा, उसको damage करेगा। तो basically ये सब जो होते हैं chemicals या for external use, मतलब surfaces के use के लिए हैं, they are not for use on human body। And also आप किसी इंसान के ऊपर स्प्रे कर दिया तो ठीक है, उसके वायरस वैसे भी उसकी बॉडी पे थोड़ी है, वायरस तो उसके बॉडी के अंदर है, वेयर इट इज मल्टीप्लाइंग इन द नोज, उसके सिक्रीशन सलाइवा, तो वो दैट विल एनीवेज बी देयर। तो ये टनल से स्प्रे करना, लोगों को ऊपर डिसइंफेक्ट करना, उनके ऊपर ये सब केमिकल्स डालना इज नॉट वेरी, इट डजंट फेच एनीथिंग एट ऑल एंड इट आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ हार्म टू दोस पीपल। सो these things they are just myths and कि ये है वैसा है, लेकिन actually अगर आप इसके बारे में सोचो समझो तो they are only very very harmful। Another thing is hand washing and hand sanitizer। ये क्या है and are they same? क्या हम sanitizer को hand washing से replace कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या है? So let's see। तो basically आप साबुन और पानी से अपने हाथ को 20 सेकंड तक धोने हैं। अब ये दिस इज डेफिनेटली द बेस्ट मेथड एज कंपेयर टू हैंड सैनिटाइजर। हैंड वॉशिंग से क्या होता है कि अगर आपके हाथ में कुछ ऑयल है, ग्रीस है, डर्ट है, तो ये सब भी अलॉन्ग विद द जर्म्स साफ हो जाता है। बट सैनिटाइजर ऑन द कॉन्ट्ररी इन ग्रीस या फिर डर्ट के प्रेजेंस में काम ही नहीं करता है, तो सैनिटाइजर्स आर नॉट इफेक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ ग्रीस और dirt also। बस हैंड वॉशिंग के साथ यही डिसएडवांटेज है कि
use it everywhere. You cannot wash your hands everywhere. अगर आपके पास soap और पानी नहीं है तो आप नहीं धो सकते. But sanitizers are very convenient. आप अपना बैग में रख के पॉकेट में रख के ले जाइए और कहीं भी use कर लीजिए. That is okay, but sanitizers can definitely not replace hand washing with soap and water. So hand washing is the best, and sanitizer can be used as a substitute when there is no availability of soap and water. But coming to the last slide, so I would like to discuss the steps for hand washing. अब hand washing क्या है? मतलब it is not कि आपने साबुन और पानी हाथ में रख लिया और थोड़ा सा कुछ किया और फिर उसके बाद हो गया. It is not. It is a proper process है. उसकी कुछ steps हैं which need to be followed for effective hand washing. So I tried to make a mnemonic so that it is easy for everyone to remember. So the mnemonic is Suman K, SUMAN K, और इसमें 7 steps होते हैं. तो S मतलब step 1 जो है, S मतलब सीधा. तो आप हाथ को सीधा रखेंगे, palms facing each other, और उनको rub करेंगे. ठीक है? So that is, if you want, you can also practice along with me. So first is S, which is सीधा. तो palms को face करके towards each other ऐसे सीधा rub करेंगे. Then U is उल्टा. उल्टा मतलब कि palm दूसरी side, उनका दूसरा side को clean करना है. So like this, we will clean the other opposite side. एक हाथ का किया, दूसरे हाथ का भी साफ करना है ऐसे. तो सीधा हो गया, उल्टा. Then M is for मुट्ठी. मुट्ठी मतलब कि आप ऐसे fist बनाएंगे और फिर उसको ऐसे साफ करेंगे, ऐसे करके दोनों तरफ से. Then step 5 is अंगूठा, cleaning of the अंगूठा like this. Then N is for नाखून, ऐसे बना के आपको अपने nails clean करने हैं. And then K is for कलाई, where you will clean the wrist. So with this, I would like to end my topic and my talk on busting the myths. I hope कुछ topics cover हुए हैं and maybe कुछ आपके doubts clarify हुए होंगे. And also, I will request our next speaker, Madam Rashi, to please give your presentation. Madam. Thank you so much, Mr. Manmohan ji, and IAA. I really thank you for allowing me to come on this platform to talk about this. Like how Mr. Pankaj had already mentioned in the initial of the start of the presentations, the talk, that how everyone sitting at home has been indulging in a lot of food because there is it's in lockdown and we really don't know what to do, and I would like to address that here. And alongside that, there's another thing that I see or I read a lot about that is floating on the social media and probably on almost all different sites, that if I'm eating garlic, will I be able to protect myself against coronavirus, or are there any particular foods that will really make me very confident about fighting coronavirus? So today I'll be helping you to understand exactly what are superfoods. So superfoods is nothing but it's any food that is nutritionally dense, which has all essential micronutrients, जैसे कि आपके vitamins A, C, E, and K. It has healthy fats, and it also has some certain components of your proteins and carbs. So if these micronutrients micronutrient dense foods are basically called superfoods. So to begin with, the most important and the most commonly used in superfood is tulsi. So tulsi has not only been a legend in our kitchens, but it has also been it has always come out with very good colors in your pharmaceutical industries also. It has always been lending hand to a lot of medicines, and it has been proven that it can be used as a medicine instead. So tulsi is also known for its antiviral and anti-inflammatory properties, but it is always important for us to understand कि हम उसको कितना ले सकते हैं. So tulsi का पत्ता is usually produces a lot of heat. It increases your metabolic rate, and hence it can also help you in losing weight. But it is always to be consumed only 1 leaf at a time, maximum 2. So if you have any viral or cold or flu, it will help us fight that. उसकी चाय बना के ले सकते हो या उसका normal काढ़ा बना सकते हो, जिसमें हम एक पत्ता तुलसी और 3 पत्ते पुदीने के डालते हैं. उसको आप morning में you can start your day with this. You can even drop like
put in like 2 to 3 drops of lemon juice, which will also make it a better detox water to start your day right. Now let's talk about vitamin C. We've always heard about the, vitamin C is very essential in boosting our immunity. But actually, why is it important? There was a study that was published in National Institute of Health, which was found that, the vitamin C enhances the cell functions and it can lower the risk of respiratory infection. So it is proven that vitamin C rich foods should be included and they will help us fight any kind of respiratory symptom. So corona, being a virus, by eating vitamin C will not really help us fight corona or will not really remove the corona out of our body. But by eating all these superfoods, it will enhance our self-defense mechanism. हम अपने आप को इतना strong कर लें that we're able to fight kind of virus or any kind of flu. So it is just not only corona, but it can help us fight a lot of other different problems or diseases also. So vitamin C also helps in the growth and repair of the tissue of your body. So good sources of vitamin C is your capsicum, all your citrus fruits जैसे कि संतरा, papaya, आपकी लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, they have good amount of vitamin C. Broccoli, that is also good. That also is a good source of vitamin C. Alongside being a good source of vitamin C, it is also packed with antioxidants that helps us bind with the free radicals in our body, and it has good amount of vitamin E that can help fight bacteria and viruses. So broccoli is readily available. It's in the season. उसको बहुत ही easily आप उसको रात शाम के टाइम पे सिर्फ अपने पैन में हल्का सा स्टीम कर लो और उसके ऊपर सिर्फ नमक और काली मिर्च डाल के उसके ऊपर नींबू डाल के एज अ स्नैक खा सकते हो. So जब शाम के टाइम पे हमें क्रेविंग्स होती हैं, so these low calorie snacks becomes our good friends. So chickpeas, चने, हम सबको पता है. हम लोग chickpeas के बारे में we create lot of notions कि या तो ये बहुत ही high protein में डाल देते हैं. If you are working out, then you should eat it. या हम इसको बिल्कुल ही bad food में डाल देते हैं कि भैया ये तो सिर्फ gas producing food है और इससे मेरे को खाते ही gas हो जाती है या मुझे bloating हो जाती है. So every body type is very different, but chickpea in itself contains a lot of protein, which is very important in the growth and repair of your body's tissue. It is also involved in synthesizing and maintaining enzymes to keep our systems functioning properly. So the protein is very important. It plays different roles inside our body. So chickpeas are also packed with 1 micronutrient zinc, which has recently gained a lot of popularity in enhancing immunity. So zinc helps boost our immune systems. How it helps? It just goes and activates the immune cell enzyme activity inside our body, and it binds our lungs. So the vitamin D and zinc, they bind with our lungs and enhances our lung activity. It just kind of strengthens and supports fighting any kind of virus attaching on it. So anybody suffering with diarrhea or has cold infection, asthma, so they've been given a good amount of zinc in their diet. And the results have actually shown that, they run clear of all these. Garlic is the most common. Garlic not only helps us boost our immunity, but it also helps us lower down bad cholesterol. It also helps us control our blood pressure in our body. And it can be consumed in so many ways. A lot of people usually like to swallow it down, but you should never swallow it down, because when you swallow it down, it does not get digested or absorbed in our system. Either you can crush it raw and you can just swallow it down with water, because if you fear if it gets stuck around your teeth and you'll probably feel that it is still the aroma of the garlic doesn't leave your mouth, then you can probably crush it and you can swallow it with the water. But another way to do it is you can just probably roast 1 whole garlic and then you can chew it. So one, it doesn't smell after that. There is no after smell or after taste of it. Secondly, it fights all your joints and pains. So anybody who is suffering from cramping in their muscles or fibromyalgia, this has shown results to fight that also. Mushrooms is also a powerhouse of nutrient. So it is a rich source of vitamin D. So for non-vegetarians, egg yolk is naturally rich in occurring vitamin D. And for the vegetarians, mushrooms alternate to eggs. So it not only makes a good source of vitamin D, but it also makes a good source of zinc, and it should be included.
So egg is also another good source of vitamin A, which is very important in your eye health and your skin clearing. So, you know, a lot of times, you know, we see there's a lot of breakout that is happening on your skin. So you should include foods that are a good source of vitamin D and vitamin A, because they are not only hormone regulators, but they also help us in having a very healthy and a supple skin, and they hold the right moisture behind in your skin. Vitamin D is also responsible in the absorption of calcium. So everything goes hand in hand. The fat in your body will be burned in the presence of vitamin D. In the presence of vitamin D, calcium is going to be absorbed in your body. And another way to make sure that the calcium that you're consuming is being absorbed is only when you're exercising. If you're not exercising, whatever supplements that you're taking will be not absorbed and will be flushed out. Spinach is another good source of vitamin A that we were just talking about, and also it's a good source of vitamin C. So, you know, the reason why I'm giving you so many options of the same kind of vitamins is because even if you miss out to eat one thing, you will catch up from the other one. That is the whole idea behind it. So yogurt is, बहुत लोग कहते हैं कि योगर्ट नहीं खाना चाहिए, दही नहीं लेना चाहिए क्योंकि उससे जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, बदलते हुए मौसम में नहीं लेना चाहिए, शाम को नहीं लेना चाहिए. Yogurt is something that is a very good source of probiotic, and it's a natural probiotic that is available in everyone's house. बाकी सारे प्रोबायोटिक्स हमें बाहर से खरीदने पड़ते हैं. इनफैक्ट किसी भी इन्फेक्शन पे हमारे को प्रोबायोटिक्स सप्लीमेंट किए जाते हैं. The doctors prescribe it. But दही एक ऐसी चीज है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, और दही की तासीर ठंडी नहीं होती है, दही की तासीर गर्म होती है. तभी उसको मिट्टी के बर्तन में जमाया जाता था, so that it can actually pass its it can help us control the probiotic count in a particular curd. So you should include yogurt. Not only it enhances a good gut bacteria in your body, but it also helps us fight colonization of any bad bacteria in your body. And alongside that, it is also a good source of calcium and vitamin D, which is very important. Now the last thing I wanted to talk about is seeds and nuts. So seeds and nuts, they make a good source of healthy fats, which is very important for young kids in their brain health. It is also a good source of vitamin E. Vitamin E is not only a good antioxidant, but it also enhances the nerve health, and they also make a good source of vitamin B. So you should include them in one way or the other. Cashews is usually considered as, you know, fattening nuts, but actually it is a good source of vitamin B, and it should be included. That is why if you actually look up our lot of recipes of the older times, they all included certain amount of cashew paste, to not only to enhance, but they also complement one food to the another. So the right way of eating is to eat it in the right combination. So a lot of us believe that, you know, कि चावल खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, हम चावल नहीं खाएंगे. But if rice eaten along with dal will never make you gain weight if they've been cooked properly, and they've been eaten in right proportions. Because rice also has a certain kind of protein which gets only digested in the presence of another protein. So curd rice. So these, if you look at those traditional recipes, they've been curated in a very beautiful manner that, you know, they complement each other. So we need to include always our foods that are complementing. Now, because of the Corona times, and, you know, we've been all sitting at home, and because of this lockdown, we've actually started eating through our eyes. So, like, you know, how Dr. Poonam had already spoken about, it is very important for us to have self-discipline for us to maintain our well-being. So right now what happens is, for the most part of it, we start our day very late. We wake up, and because we have to eat, so we will eat first. Thereafter, or probably we might not even eat, and then we'll eat a bigger portion at a later time, which is not the right time. So if God has made morning, noon, and evening, there was a reason behind it. You have to start your day right, and right after you've woken up, within 15 minutes, you have to eat something so that you have some kind of energy to kickstart your day. And then our body functions in certain time zones. See, morning का time है तो उस time पे breakfast खाओगे उसको digest करेगा, lunch का time है तो lunch खाओगे उसको digest करेगा, रात का time है तो
हमें लाइट खाना खाना है, क्योंकि वो हमारी बॉडी को उसके बाद एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है. आफ्टर eating your dinner, you'll probably be going off to sleep after an hour, 2 hours, 3 hours, but you're not really physically moving. So even in the lockdown, the requirement of those heavy calories is not there. Because even if you're working out at home, you're exercising for 2 hours at maximum, still if you look at your physical movement, you're not burning as much as you used to burn when you used to step out of the house, because you were physically stressed and you were mentally stressed. But right now that stress is not really using up your calories anymore. Now the second thing that I wanted to talk about is mindless eating. So when I was talking about, now these days we've been eating more with our eyes rather than eating rather than including a wholesome meal. So by this what I mean is कि अभी हमने खाना खाया है, हम लोग binge watch कर रहे हैं. Just because we are watching something and we have nothing else to do, if we keep looking at a packet of chips, we'll definitely dwell into it. Likewise, if we actually keep a packet of biscuits, we will dwell into it. So rather than keeping all such kind of foods, I would recommend that make sure that first of all it is important for you to start your day right. Wake up, drink a glass of water, have your breakfast time. In case you skipped it, have a mid-meal snack that is not so heavy, but it is complementing. So maybe a shake would do, or a smoothie would do. Include nuts and seeds at that point of time, so that it helps you cover up and you're not starved. Then uske baad jo next meal aata hai, you should sit down for the next meal. After the next meal, so in the evenings usually ki chalo ab chai bana lete hain, chai ke sath pakode bana lete hain. So even if you want to have pakoda is not a bad food. So no food is bad. It is about clustering the foods together. That really makes it difficult for us to digest. So you have to give some time. So in case if you're including pakodas or you're including any such heavy snacks in your diet, in the evenings, make there is a combination. जैसे आपने बेसन का पकोड़े बनाए तो आपने सब्जी के अंदर बनाए, so that the only calories that will come in the pakoda is mainly of the oil and little bit of besan, because besan पूरा तो लगता नहीं है एक पकोड़े में. Control your portions. Sometimes you can alternate it by, you can even also make lotus stem के chips बना के रख लो, dried air fried bhindi रख लो. You can keep dehydrated carrots and beetroots. You can even do that. You can keep creating so many more recipes by healthy. You can create actually so many healthy recipes at home. पालक पत्ता चाट बना लिया, तो पालक पत्ता चाट में आपने पालक को आपने उसमें डिप करा, मगर उसको फ्राई नहीं करा, आपने उसको तवे के ऊपर ही सेक लिया. So on a non-stick pan, you don't even need to put it on any kind of oil. So not even one drop of oil is required for that. If you want to make your food look very interesting, so people who like eggs, they should include eggs, at least one egg every day. And you should not really worry about wo cholesterol rich hai ya wo fat rich hai. If you've been eating eggs since your childhood, you should continue eating it. And trust me, the American dietary guidelines that had initially come down that egg yolk is bad for the cholesterol, that guidelines have also changed. They've understood that there's certain amount of fat that is necessary. So by necessary fat, what we really mean is कि अगर थोड़ा fat आपका उससे आ रहा है, बाकी आपका healthy fats आ रहा है, जैसे nuts and curd से आ रहा है, दूध से आ रहा है, पनीर से आ रहा है, तो फिर आपको visible form में ऊपर से खाने के अंदर जितना देसी घी और बाकी तेल आप कम से कम डालोगे, वो उतना आपको बेनिफिट करेगा. फ्राई जो चीजें हम नहीं करनी है वो हम ना करें तो ज्यादा बेटर है. शाम के टाइम पे या पूरे दिन में आपको कभी भी, जैसे अभी आपको लगता है अभी आपने खाना खाया and again you're feeling hungry, so this is not your you're not really feeling hungry. Sometimes you're even thirsty. We tend to exchange a thirst over food. So अगर आप कई बार उठोगे शाम को, आपको लगेगा कि मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, but first before you actually approach any kind of snack, have 2 glasses of water. If you still feel कि नहीं I am hungry, then yes, you can probably take a handful of nuts. So it's best to have disciplined food. So if you're having 3 meals and including 2 extra snacks in between, and in case if you're up till late in the night and you've been watching something and you really want to have, keep a fruit with you, like a papaya, something that is not water bearing fruit, something that will not give you water retention, because अगर आप रात को late खाओगे या late सोओगे तो आपको water retention हो जाएगी. So a lot of my colleagues and a lot of my patients and my other clients, they've been calling me up. So people who were thinner, they suddenly started feeling that they've gained weight during the lockdown.
and the people who are trying to lose weight, they've actually got into the discipline of losing weight. So what happens is, when it is here where I think Dr. Poonam could actually speak about this also, that your brain really plays an important role. So at this point, when we feel that, okay, we are already on one side of the game, that, we don't need to worry about gaining weight. But actually, you're not gaining weight by eating the wrong food, but you're actually gaining weight because of disturbed cycle. Your sleeping hours is being disturbed. You sleep little late, you wake up little early, or because of all of that, there's a lot of water retention, which makes you feel bloated and which makes you feel that you're swelling up or you're gaining weight. And eventually it shows on your scale because the water weight is still present in your body. So I think it is more about your conscious eating. This is more about your conscious brain and the way you think and the way you look at different kind of foods, that what is really going to help you. And you have to understand there has to be a discipline. Without a discipline, there is absolutely no way that we can move ahead. And since we are in a lockdown, it is all the more important because we keep looking at those social media sites, Instagram. Oh, someone's made jalebi, or someone's made momos, or someone's made pizzas. Chalo, aaj hum ye bana lete. It is very good for you to try because it is engaging yourself. But at the same time, whatever portions you're preparing, just prepare it enough that you finish it within the same day between you and your family. And do not make bigger portions. Because when we make those bigger portions, then we have a pressure in our head that, oh God, ये खराब हो जाएगा कल, आज ही खत्म कर देते हैं, कल हम कुछ कम खा लेंगे. और वो हमारा कल नहीं आता है. So जो आप कल करने वाले हो, I would want you to start from today. That's all from my side. Thank you so much.